चाणक्य एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में सक्रिय थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच का एक पाठ है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अग्रणी माना जाता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत माना जाता है। लगभग 321 ईसा पूर्व में चाणक्य ने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चाणक्य के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है। उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह अर्धपौराणिक कथाओं से आता है। थॉमस ट्रॉटमैन ने प्राचीन चाणक्य चंद्रगुप्त कथा किंवदंती के 4 अलग-अलग खातों की पहचान की है। चारों संस्करणों में चाणक्य नंद राजा द्वारा अपमानित महसूस करते हैं और उसे नष्ट करने की कसम खाते हैं। नंद को गद्दी से उतारने के बाद वह चंद्रगुप्त को नया राजा बना देते हैं। बौद्ध संस्करण चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा श्रीलंका के पाली भाषा के बौद्ध इतिहास में विस्तार से दी गई है। इन इतिहासों में सबसे पुराने दीपवंश में इसका उल्लेख नहीं है। किंवदंती का उल्लेख करने वाला सबसे पहला बौद्ध स्रोत महावंश है, जिसे आम तौर पर 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है। महावंश पर एक टिप्पणी वामसत्थपाकासिनी के बारे में कुछ और विवरण प्रदान करती है। इसका लेखक अज्ञात है और इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अलग-अलग तरीके से दिनांकित किया गया है। कुछ अन्य ग्रंथ किंवदंती के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए महाबोधिवंश और अट्ठकथा 9 नंद राजाओं के नाम देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे चंद्रगुप्त से पहले थे। जैन संस्करण चंद्रगुप्त चाणक्य कथा का उल्लेख श्वेतांबर सिद्धांत की कई टीकाओं में मिलता है। जैन कथा का सबसे प्रसिद्ध संस्करण 12वीं शताब्दी के लेखक हेमचंद्र द्वारा लिखित स्थविरावलीचरित या परिशिष्ट पर्वण में निहित है। हेमचंद्र का विवरण प्राकृत कथानक साहित्य, किंवदंतियां और किस्से पर आधारित है, जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के बीच रचित थे। ये किंवदंतियां उत्तराध्ययन और आवश्यक निरुक्ति जैसे विहित ग्रंथों पर टीकाओं में निहित है। थॉमस ट्रॉटमैन का मानना है कि जैन संस्करण किंवदंती के बौद्ध संस्करण से पुराना और अधिक सुसंगत है। कश्मीरी संस्करण क्षेमेंद्र द्वारा बृहत कथा मंजरी और सोमदेव द्वारा कथासृत सागर 11वीं सदी की 2 कश्मीरी संस्कृत किंवदंतियों के संग्रह हैं। दोनों अब लुप्त हो चुकी प्राकृत भाषा बृहत कथासृत सागर पर आधारित है, जो गुणाढ़ की अब लुप्त हो चुकी पैशाची भाषा बृहत कथा पर आधारित थी। इन संग्रहों में चाणक्य चंद्रगुप्त किंवदंती में एक और चरित्र शामिल है, जिसका नाम शक्तला है। मुद्राराक्षस संस्करण मुद्राराक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इसकी तिथि अनिश्चित है, लेकिन इसमें हूणों का उल्लेख है, जिन्होंने गुप्त काल के दौरान उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए यह गुप्त युग से पहले नहीं लिखा जा सकता था। इसे 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 8वीं शताब्दी तक अलग-अलग तिथियों में लिखा गया है। मुद्राराक्षस किंवदंती में ऐसी कथाएं हैं जो चाणक्य चंद्रगुप्त किंवदंती के अन्य संस्करणों में नहीं मिलती हैं। इस अंतर के कारण ट्रॉटमैन का सुझाव है कि इसका अधिकांश भाग बिना किसी ऐतिहासिक आधार के काल्पनिक या पौराणिक है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त से पहचान प्राचीन अर्थशास्त्र को कई विद्वानों द्वारा पारंपरिक रूप से चाणक्य के नाम से जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र अपने लेखक की पहचान कौटिल्य के रूप में करता है, जो एक गोत्र या कुल का नाम है, सिवाय एक श्लोक के जो उन्हें विष्णुगुप्त के व्यक्तिगत नाम से संदर्भित करता है।
कौटिल्य संभवतः लेखक के गोत्र, कुल का नाम है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के साथ स्पष्ट रूप से पहचानने वाले शुरुआती संस्कृत साहित्य में से एक पंचतंत्र था। केसी ओझा का प्रस्ताव है कि विष्णुगुप्त की कौटिल्य के साथ पारंपरिक पहचान पाठ के संपादक और इसके मूल लेखक के बीच भ्रम के कारण हुई थी। उनका सुझाव है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य के मूल कार्य का एक संपादक था। थॉमस बरो का सुझाव है कि चाणक्य और कौटिल्य दो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैन विवरण के अनुसार चाणक्य का जन्म दो जैन श्रावक चानिन और चनेश्वरी के घर हुआ था। उनका जन्मस्थान गोलना विषय में चना का गांव था। गोलना की पहचान निश्चित नहीं है, लेकिन हेमचंद्र कहते हैं कि चाणक्य एक द्रमिला थे, जिसका अर्थ है कि वे दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। चाणक्य का जन्म पूरे दांतों के साथ हुआ था। भिक्षुओं के अनुसार यह एक संकेत था कि वह भविष्य में राजा बनेगा। चानिन नहीं चाहता था कि उसका बेटा घमंडी बने, इसलिए उसने चाणक्य के दांत तोड़ दिए। भिक्षुओं ने भविष्यवाणी की कि बच्चा सिंहासन के पीछे एक शक्ति बनेगा। चाणक्य बड़े होकर एक विद्वान श्रावक बने और एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया। उसके रिश्तेदारों ने एक गरीब आदमी से शादी करने के लिए उसका मजाक उड़ाया। इसने चाणक्य को पाटलिपुत्र जाने और सम्राट नंदा से दान मांगने के लिए प्रेरित किया, जो ब्राह्मणों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। शाही दरबार में सम्राट की प्रतीक्षा करते समय चाणक्य सम्राट के सिंहासन पर बैठ गए। एक दासी ने विनम्रतापूर्वक चाणक्य को अगली सीट की पेशकश की। नौकर ने उसे 4 और सीटों का विकल्प दिया, लेकिन हर बार उसने अपनी विभिन्न वस्तुओं को सीटों पर रखा, सिंहासन से हिलने से इनकार कर दिया। अंत में नाराज नौकर ने उसे सिंहासन से नीचे गिरा दिया। क्रोधित होकर चाणक्य ने नंद और उसके पूरे प्रतिष्ठान को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। जैसे एक प्रचंड हवा एक पेड़ को उखाड़ देती है। चाणक्य को पता था कि उन्हें सिंहासन के पीछे एक शक्ति बनने की भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए उन्होंने राजा बनने के योग्य व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। भटकते समय उन्होंने एक गांव के मुखिया की गर्भवती बेटी के लिए एक उपकार किया, इस शर्त पर कि उसका बच्चा उनका होगा। इस महिला से चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तो चाणक्य उसके गांव आए और उसे लड़कों के एक समूह के बीच खेलते हुए देखा। उसकी परीक्षा लेने के लिए चाणक्य ने उससे दान मांगा। लड़के ने चाणक्य से कहा कि वे गायों को पास ले जाए, यह घोषणा करते हुए कि कोई भी उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। शक्ति के इस प्रदर्शन ने चाणक्य को आश्वस्त किया कि चंद्रगुप्त ही राजा बनने के योग्य है। चाणक्य चंद्रगुप्त को नंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए ले गए। उन्होंने कीमिया के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग करके एक सेना तैयार की। सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिससे चाणक्य और चंद्रगुप्त को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। एक अन्य अवसर पर चाणक्य ने इसी तरह एक धोबी को भगाकर धोबी का वेश धारण करके शत्रु से बचकर भाग निकले। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण का पेट चीर दिया, जिसने अभी अभी भोजन किया था, और उसमें से भोजन निकालकर भूखे चंद्रगुप्त को खिलाया। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक महिला को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने अपनी उंगली को गर्म दलिया के कटोरे के बीच में रखकर जला लिया था। महिला ने अपने बेटे से कहा कि ठंडे किनारों से शुरू न करके वह चाणक्य की तरह मूर्ख बन रहा है, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने से पहले राजधानी पर हमला किया था। चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नंद को हराने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने हिमवक्तकुटा नामक एक पर्वतीय राज्य के राजा पर्वतक के साथ गठबंधन किया और उसे नंद के साम्राज्य का आधा हिस्सा देने की पेशकश की। धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजधानी के बाहर के सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। अंत में
उन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और चंद्रगुप्त सम्राट बन गए। उन्होंने सम्राट नंदा को निर्वासन में जाने की अनुमति दी, जिसमें वह सभी सामान ले जा सकते थे। जब नंदा और उनका परिवार गाड़ी पर सवार होकर शहर से बाहर जा रहे थे, तो उनकी बेटी ने चंद्रगुप्त को देखा और नए सम्राट से प्यार हो गया। उसने स्वयंवर परंपरा के अनुसार उन्हें अपना पति चुना। जैसे ही वह गाड़ी से उतर रही थी, गाड़ी के पहिए की 9 तीलियां टूट गईं। इसे एक शगुन के रूप में व्याख्या करते हुए चाणक्य ने घोषणा की कि चंद्रगुप्त का वंश 9 पीढ़ियों तक चलेगा। चाणक्य ने नंद के वफादारों को खत्म करके सत्ता को मजबूत करना शुरू कर दिया, जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों को परेशान कर रहे थे। चाणक्य को एक बुनकर के बारे में पता चला जो अपने घर के किसी भी हिस्से को जला देता था जहां तिलचट्टे होते थे। चाणक्य ने विद्रोहियों को कुचलने की जिम्मेदारी इस बुनकर को सौंपी। जल्द ही साम्राज्य विद्रोहियों से मुक्त हो गया। चाणक्य ने एक गांव को भी जला दिया जिसने अतीत में उसे भोजन देने से मना कर दिया था। एक बार साम्राज्य को 12 साल तक अकाल का सामना करना पड़ा। 2 युवा जैन भिक्षुओं ने जादुई मरहम से खुद को अदृश्य बनाने के बाद सम्राट की थाली से खाना शुरू कर दिया। चाणक्य ने महल के फर्श पर पाउडर लगाकर और उनके पैरों के निशान बनाकर उनकी उपस्थिति का पता लगाया। अगले भोजन के समय उन्होंने भोजन कक्ष को मोटे धुएं से भरकर उन्हें पकड़ लिया, जिससे भिक्षुओं की आंखों में पानी आ गया और मरहम धुल गया। चाणक्य ने युवा भिक्षुओं के व्यवहार के बारे में मुख्य भिक्षु आचार्य सुस्थित से शिकायत की। आचार्य ने लोगों पर भिक्षुओं के प्रति दानशील न होने का आरोप लगाया, इसलिए चाणक्य ने भिक्षुओं को उदारतापूर्वक दान देना शुरू कर दिया। इस बीच चंद्रगुप्त गैरजैन भिक्षुओं को संरक्षण दे रहा था। चाणक्य ने उन्हें यह साबित करने का फैसला किया कि ये लोग उनके संरक्षण के योग्य नहीं थे। उन्होंने महिलाओं के कमरों के पास महल के क्षेत्र के फर्श को पाउडर से ढक दिया और गैरजैन भिक्षुओं को वहीं छोड़ दिया। उनके पैरों के निशान से पता चला कि वे अंदर झांकने के लिए महिलाओं के कमरों की खिड़कियों तक चुपके से गए थे। जैन भिक्षु, जिनका उसी पद्धति से मूल्यांकन किया गया था, महिलाओं के कमरों से दूर रहे। यह देखने के बाद चंद्रगुप्त ने जैन भिक्षुओं को अपने आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में जहर की छोटी खुराक मिलाते थे ताकि उसे जहर देने के प्रयासों से बचाया जा सके। सम्राट इस बात से अनजान एक बार अपना भोजन महारानी दुर्धरा के साथ साझा करता था। चाणक्य उस समय कमरे में दाखिल हुए जब उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत महारानी के पेट को चीरकर शिशु को बाहर निकाला। शिशु, जिसे जहर की एक बूंद ने छुआ था, उसका नाम बिंदुसार रखा गया। जब चंद्रगुप्त ने जैन भिक्षु बनने के लिए सिंहासन त्याग दिया, तो चाणक्य ने बिंदुसार को नया सम्राट नियुक्त किया। चाणक्य ने बिंदुसार को सुबंधु नाम के एक व्यक्ति को अपना एक मंत्री नियुक्त करने के लिए कहा। हालांकि सुबंधु एक उच्च मंत्री बनना चाहता था और चाणक्य से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। बिंदुसार ने नर्सों से आरोपों की पुष्टि की, जिन्होंने उसे बताया कि चाणक्य ने उसकी मां का पेट चीर दिया था। बिंदुसार क्रोधित हो गया और चाणक्य से घृणा करने लगा। नतीजतन चाणक्य, जो इस समय तक बहुत बूढ़े हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो गए और खुद को भूख से मरने का फैसला किया। इस बीच बिंदुसार को अपने जन्म की विस्तृत परिस्थितियों का पता चला और उसने चाणक्य को अपने मंत्री के कर्तव्यों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। चाणक्य को शांत करने में विफल होने के बाद सम्राट ने सुबंधु को चाणक्य को उनकी आत्महत्या की योजना को छोड़ने के लिए मनाने का आदेश दिया। सुबंधु ने चाणक्य को खुश करने का नाटक करते हुए उन्हें जलाकर मार डाला। इसके बाद सुबंधु ने चाणक्य के घर पर कब्जा कर लिया।
चाणक्य ने इसका अनुमान लगा लिया था और सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने सुबंधु के लिए एक शापित जाल बिछा दिया था। उन्होंने 100 तालों वाला एक संदूक पीछे छोड़ दिया था। सुबंधु ने कीमती रत्न पाने की उम्मीद में ताले तोड़ दिए। उन्हें एक मीठी महक वाला इत्र मिला और उन्होंने तुरंत उसे सूंघ लिया। लेकिन तभी उनकी नजर एक बर्च की छाल के नोट पर पड़ी जिस पर एक श्राप लिखा हुआ था। नोट में घोषणा की गई थी कि जो कोई भी इस इत्र को सूंघेगा उसे या तो साधु बनना होगा या मौत का सामना करना होगा। सुबंधु ने एक अन्य व्यक्ति पर इत्र का परीक्षण किया और फिर उसे शानदार भोजन खिलाया, कुछ ऐसा जिससे साधु परहेज करते हैं। वह व्यक्ति मर गया और फिर सुबंधु को मौत से बचने के लिए साधु बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अन्य जैन ग्रंथ राजावली कथा के अनुसार बिंदुसार के सम्राट बनने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ वन में संन्यास लेने चले गए थे। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार चंद्रगुप्त से पहले के नंद सम्राट लुटेरे थे जो बाद में शासक बन गए। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। वे 3 वेदों और राजनीति में पारंगत थे। वे कुत्ते के दांतों के साथ पैदा हुए थे, जिन्हें राजसीपन की निशानी माना जाता था। उनकी मां को डर था कि सम्राट बनने के बाद वे उनकी उपेक्षा करेंगे। उसे शांत करने के लिए चाणक्य ने अपने दांत तोड़ दिए। किंवदंती का कश्मीरी संस्करण इस प्रकार है। वरुचि इंद्रदत्त और व्याडी ऋषि वर्षा के 3 शिष्य थे। एक बार अपने गुरु वर्षा की ओर से वे सम्राट नंद से गुरुदक्षिणा लेने के लिए अयोध्या गए। जैसे ही वे नंद से मिलने पहुंचे, सम्राट की मृत्यु हो गई। अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग करते हुए इंद्रदत्त ने नंद के शरीर में प्रवेश किया और वरुचि के 10 मिलियन स्वर्ण दिनार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। शाही मंत्री शक्तल ने महसूस किया कि क्या हो रहा है और इंद्रदत्त के शरीर को जला दिया। लेकिन इससे पहले कि वह नकली सम्राट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता, सम्राट ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। शक्तल और उसके 100 बेटों को कैद कर लिया गया। मुद्राराक्षस संस्करण के अनुसार सम्राट नंद ने एक बार चाणक्य को साम्राज्य की पहली गद्दी से हटा दिया था। इस कारण से चाणक्य ने नंद के पूर्ण विनाश तक अपनी चोटी की गांठ नहीं बांधने की कसम खाई थी। चाणक्य ने नंद को गद्दी से उतारने और उसकी जगह एक कमतर महारानी के बेटे चंद्रगुप्त को बिठाने की योजना बनाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का गठबंधन एक अन्य शक्तिशाली राजा पर्वतेश्वर के साथ किया और दोनों शासक नंद को अपने अधीन करने के बाद उसके क्षेत्र को विभाजित करने के लिए सहमत हुए। उनकी सहयोगी सेना में बहलिका, किरात, पराशिका, कंबोज, शक और यवन सैनिक शामिल थे। सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और नंद को हराया। कुछ विद्वानों द्वारा पार्वता की पहचान राजा पोरस से की जाती है। चाणक्य को भारत में एक महान विचारक और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। कई भारतीय राष्ट्रवादी उन्हें उन शुरुआती लोगों में से एक मानते हैं जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में फैले एक अखंड भारत की कल्पना की थी। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने शक्ति के सटीक और कालातीत वर्णन के लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने रणनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए पुस्तक को पढ़ने की सिफारिश की। चाणक्य के सम्मान में नई दिल्ली में राजनयिक एन्क्लेव का नाम चाणक्यपुरी रखा गया है। उनके नाम पर रखे गए संस्थानों में ट्रेनिंग शिप चाणक्य, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप शामिल हैं। मैसूर में चाणक्य सर्कल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।